तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्रांस के एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर हम जान पाते हैं कि एक लड़की को सजाए मौत की सज़ा दी गई थी। और यहाँ पर उस लड़की की मौत की सज़ा देखने के लिए शहर के सारे लोग इकट्ठा हुए थे ताकि वो उस लड़की के मरने के बाद उसका कटा हुआ सर देख सकें। अब यहाँ पर जब इस लड़की की गर्दन कटने वाली थी तो शहर के सारे लोग एक तरह का गाना गा रहे थे। इससे हमें पता चलता कि इनका यही कल्चर ही है जहाँ पर अब उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देने के बाद सारे लोग हंसते मुस्कुराते अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच हमें नेपोलियन को भी दिखाया जाता है जो कि सारे लोगों के जैसा तो नहीं बल्कि उनसे डिफरेंट बिहेव कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस की आर्मी का काफ़ी काबिल इंटेलिजेंट ऑफिसर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन अपने जनरल पॉल से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि ब्रिटिश की सी पोर्ट ने हमारी कंट्री पर कब्जा कर लिया है और अगर उसे दोबारा से हासिल ना किया गया तो फ्रांस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतनी तोपें नहीं है कि हम ब्रिटिश का मुकाबला कर सकें। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन बताता है कि हम उन्हीं की तोपें इस्तेमाल करके उन पर ही हमला करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन अपने कुछ साथियों के साथ छोटी तोपें इकट्ठा करता है और कुछ भट्टी की मदद से इन सारी तोपों को पिघलाकर वो एक बड़ी सी तोप बना लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेपोलियन अपने साथियों के साथ उस बंदरगाह पर हमला कर देता है। अब ब्रिटिश के सैनिकों को इतनी रात में ना ही हमले की भनक थी और ना ही इस बात की उम्मीद थी कि फ्रांस से पहले हमला हो सकता है। और इधर नेपोलियन हमला करके एक एक ब्रिटिश वालों को मार रहा था और इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर आगे बंदरगाह की तरफ जाने लगता है ताकि वो बंदरगाह की दीवारों पर मौजूद बड़ी तोपों को अपने कब्जे में ले सके और फिर वो उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सके। और अब नेपोलियन ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद अब नेपोलियन उन तोपों तक पहुंचकर बाकी ब्रिटिश वालों पर उसी तोपों से हमला कर देता है और उनके सारे लोगों को तबाह कर देता है। अब नेपोलियन की इस कामयाबी पर उसे फ्रांस का जनरल बना दिया जाता है। लेकिन अब अगली जंग होने के बाद नेपोलियन का पसंदीदा घोड़ा मारा जाता है, जिसकी वजह से नेपोलियन काफी उदास हो जाता है। नेपोलियन की शानदार जीत पर एक पार्टी भी रखी जाती है। अब इस पार्टी के दौरान नेपोलियन की नजर एक खूबसूरत लड़की की तरफ जाती है, जिसे देखने के बाद नेपोलियन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं नेपोलियन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो कि अपने मरहूम पिता की तलवार लेने के लिए नेपोलियन के पास आया था ताकि वो अपने पिता के यादगार के तौर पर वो अपने पिता की तलवार को अपने पास रख सके। जिस पर नेपोलियन पहले तो तलवार देने से इनकार कर देता है, लेकिन अब उस बच्चे के बार बार जिद करने के बाद नेपोलियन उसे तलवार दे देता है। अब नेपोलियन उस तलवार को बच्चे के साथ उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। अब उस बच्चे के साथ नेपोलियन जब उसके घर पहुंचता है तो उसे वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि पार्टी में देखा था और यहाँ पर वो औरत नेपोलियन का शुक्रिया अदा करती है और अगले ही दिन उसे डेट पर इन्वाइट करती है, जहाँ पर वो उसे अपने पास्ट के नाजायज रिश्तों के बारे में बताती है। असल में ये काफी कैरेक्टरलेस औरत थी। जिसके बाद हमें फ्रांस के कुछ सिटीजन को दिखाया जाता है जो कि फ्रांस की सरकार से नाखुश थे, जिसके बाद वो आंदोलन करके सरकार को गिराने की बात कर रहे थे। अब इस आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी नेपोलियन को मिल जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि नेपोलियन इस आंदोलन को रोकने के लिए अपने ही लोगों पर तोपें चलवा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि नेपोलियन उसी कैरेक्टरलेस औरत से शादी कर लेता है, जिसकी खुशी में वो एक पार्टी रखता है और वहां पर वो देखता है कि उसकी औरत का कोई एक्स भी आया होता है और उन दोनों को बेहुदा बातें करते हुए नेपोलियन चुपचाप सुन भी रहा होता है। अब इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और हमें अचानक से दिखाया जाता है कि नेपोलियन को इजिप्ट पर हमला करने के लिए 40,000 सिपाहियों के साथ भेज दिया जाता है, जहां पर वो इतने सारे अपने सिपाहियों और तोपों की मदद से जंग जीत रहा होता है। जहां पर हम देखते हैं कि नेपोलियन की वाइफ नेपोलियन के ही घर में अपने एक्स के साथ रह रही होती है, जहां पर अब नेपोलियन का एक जासूस उसकी बीवी के बारे में सच सच नेपोलियन को बता देता है, जिसे सुनने के बाद नेपोलियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी लड़ाई को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। अब घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ घर में मौजूद नहीं है, जिसके बाद अब नेपोलियन अपनी वाइफ की नामौजूदगी में उसका सारा सामान अपने घर से बाहर फेंकवा देता है। अब नेपोलियन की वाइफ जब रात में अपने घर आती है तब वो अपना सारा सामान घर से बाहर फेंका हुआ पाती है और ऐसा सब कुछ देखने के बाद वो जाकर नेपोलियन से माफी मांगती है, जिसके बाद अब नेपोलियन उसे माफ भी कर देता है। असल में हम देख पाते हैं कि नेपोलियन अपने प्यार के लिए काफी अंधा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रांस की सरकार और वहां के लोग नेपोलियन की इस हरकत को लेकर काफी नाराज थे, क्योंकि वो अपने सिपाहियों को जंग के मैदान में छोड़कर भाग आया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस का एक हेड नेपोलियन से बोलता है कि हम चाहते हैं कि सत्ता को पलट दिया जाए और इस तरह से इसका पूरा इल्जाम नेपोलियन और उसके लोगों के पर आ जाएगा, जिसके बदले में फ्रांस का पूरा सत्ता नेपोलियन के हाथों में आ जाएगा। जिसके बाद अब नेपोलियन उस इंसान के कहने के बाद 9 नवंबर 1799 को सरकार के सारे लोगों से इस्तीफानामा पर साइन करवा कर उन्हें उनसे बर्खास्त करवा देता है और इस तरीके से वो फ्रांस का प्रेसिडेंट बन जाता है। और अब अगर नेपोलियन के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता तो उसके सिपाही उसे मार डालते थे। अब पूरे फ्रांस की कमान नेपोलियन के हाथों में दे दी गई थी, जिसके बाद अब वो ब्रिटिश की सरकार को एक शांति पत्र भेजता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस शांति पत्र से इनकार कर देती है
जिसके बाद अब नेपोलियन उन्हें हमले की चुनौती देता है और इसके साथ साथ वो अपनी बीवी को भी डिवोर्स दे देता है ताकि वो फ्रांस की कामयाबी और तरक्की के बीच किसी तरह की रुकावट ना बने। नेपोलियन के इस फैसले पर फ्रांस की सारी जनता भी खुश हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने देश के लिए ही सब कुछ करना चाहता था। अब अपनी बीवी को डिवोर्स देने के बाद अगले ही दिन वो ऑस्ट्रिया पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, जहां पर वो बहुत अक्लमंदी के साथ सारा काम करता है, जहां पर वो अपने सारे सिपाहियों के साथ एक जंगल में घात लगाए ऑस्ट्रिया के लिए बैठ जाता है और अब वो वही एक जगह पर काफी दिनों तक रुककर ऑस्ट्रिया के फौज का इंतजार करता है। इन पहाड़ियों के सामने खुला मैदान होता है जहां नेपोलियन अपने सिपाहियों की मदद से खाली टेंट्स लगा देता है ताकि वो दुश्मन फौज को चकमा दे सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ऑस्ट्रिया की फौज इस मैदान में पहुंचती है तो उनकी नजर मैदान में बने बहुत सारे टेंट्स पर पड़ती है, जिससे उन्हें लगता है कि नेपोलियन की आर्मी गहरी नींद में सो रही है। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो इन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनके हमला करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सारे टेंट्स खाली हैं और नेपोलियन पहाड़ी के दूसरी तरफ घात लगाए बैठा था, जो कि अब अपनी तोपों का रुख उन्हीं मैदान की तरफ करता है जहां पर ऑस्ट्रिया के सैनिक खड़े थे। जिसके बाद अब नेपोलियन उन सिपाहियों पर अपनी तोपें चलवा देता है। असल में अब हमला होने के बाद हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रिया की फौज किसी मैदान में नहीं खड़ी थी, वो मैदान बर्फीला था और एक दरिया के ऊपर बना हुआ था जिस पर एक परत बर्फ चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो मैदान की तरह दिख रहा था और अब यही सतह तोप के गोलों के लगने की वजह से टूटकर बिखर जाती है, जिसकी वजह से सारे सैनिक पानी में गिरकर डूबने लगते हैं। और इसी तरह से नेपोलियन अपनी अक्लमंदी और ताकत की वजह से ये जंग जीत लेता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।